हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी जो आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है पद्मिनी। रानी पद्मावती 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था। सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती यानी कि पद्मावती को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने लिखी है। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखा था। अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। रानी पद्मावती राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी थी जो कि सिंगल कबीले में रहा करती थी। पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता हीरामणि था जो उनके बेहद करीब था। पद्मावती बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावती के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित करवाया जिससे देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा गया। मलखान सिंह जो एक छोटे से राज्य के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह भी इस स्वयंवर में गए थे, जिनकी पहले से ही एक पत्नी नागमती होने के बावजूद वे स्वयंवर में गया था। प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिल सके। रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ चित्तौड़ आ गए। 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चित्तौड़ में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज था। वे एक बहादुर और महान योद्धा थे जो अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। राजा बहुत अच्छे शासक थे जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा राजा को कला का बहुत शौक था। उनके राज दरबार में एक अच्छा गायक राघव चेतन था, लेकिन गायकी के अलावा उसको काला जादू भी आता था जो इस बात का किसी को भी पता नहीं था। राघव ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही राजा के खिलाफ करना चाहा और वह एक दिन रंगे हाथों पकड़ा भी गया। राजा को जब ये बात पता चली तब उसने सजा के रूप में उसका मुंह काला करके उसे अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। इस कड़ी और घिनौनी सजा से राजा रतन सिंह के दुश्मन और बढ़ गए। राघव चेतन ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। राघव चेतन अपने इस अपमान के बाद दिल्ली की ओर चला गया ताकि वे दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सके और चित्तौड़ पर हमला कर सके। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सुल्तान दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार खेलने के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की चाह में रोज जंगल में बैठे बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन राघव चेतन की किस्मत ने पलटी खाई। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जंगल में आते ही सुरीली आवाज़ में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर बांसुरी की आवाज़ जब अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिकों के कानों में पड़ी तो सब आश्चर्यचकित हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को उस इंसान को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। राघव को सैनिक ले आए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली में अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान से कहा कि जब उसके पास इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं तो वो क्यों इस साधारण से संगीतकार को अपने राज्य में बुला रहा है। सुल्तान सोच में पड़ गया। राघव से स्पष्ट बात करने के लिए कहा। राघव जब सुल्तान को बताता है कि वो एक गद्दार है, साथ ही वो एक रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरह करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की उनकी बात सुनकर उत्तेजना से भर जाता है और चित्तौड़ पर हमले का विचार कर लेता है और रानी पद्मावती को पाने की लालसा उसके दिमाग में बढ़ती चली जाती है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उसके हरम की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू करता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है तो वो निराश हो जाता है, लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वो रावल
रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि रानी पद्मावती को वह बहन की हैसियत से मिलना चाहता है। किसी औरत से मिलना चाहना ये बात किसी राजपूत को शोभा नहीं देती थी। उनकी रानी को बिना पर्दे के देखने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर शासक था जिसके सामने किसी को न खेलने की तो हिम्मत नहीं होती थी। राजा रतन सिंह सुल्तान से अपने राज्य को बचाए रखने के लिए उनकी यह बात मान लेते हैं। रानी पद्मावती अपने राजा की बात मान लेती है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि सुल्तान उसे सीधे नहीं देख सकते बल्कि उनका एक आईने में प्रतिबिंब देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उनकी इस बात को मान जाते हैं। दोनों एक निश्चय किया जाता है कि एक विशेष तैयारी की जाती है। खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में आ जाता है, जो किले में गुप्त रूप से देख रेख भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देख मदहोश हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि उनको पाकर ही रहेगा, और अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं पद्मावती को पाकर ही रहूँगा, और अपने शिविर पर लौट जाता है। लौटते समय रतन सिंह उनके साथ आते हैं। खिलजी इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है और रतन सिंह को अगवा कर लेता है, यानी कि अपने गिरफ्त में ले लेता है। जो पद्मावती उनके राज्य में राजा के बदले रानी पद्मावती की मांग करते हैं। संगारा चौहान, राजपूत जनरल गोरा और बादल अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला कर लेते हैं। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत वे खिलजी को संदेश भेजते हैं कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार है, लेकिन उनके साथ कुछ दासियां भी उनके साथ आएंगी। अगले दिन सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती हैं, जहां राजा रतन सिंह को रखा गया था। उससे पहले ये पालकी रुक जाती हैं। खिलजी के सभी सैनिक और रतन सिंह जब यह देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकियां आ रही हैं, तो उन्हें लगता है कि वे अपने साथ रानी पद्मावती को भी लेकर आए हैं। जिनके बाद सब राजा रतन सिंह को बहुत अपमानित करते हैं और सबको आश्रय में डालते हुए इन पालकियों से रानी या उनकी दासी नहीं बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ों से चित्तौड़ की ओर भाग जाते हैं। गोरा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है लेकिन शहीद हो जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल होता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ पर चढ़ाई करने को बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह के किले को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले को घेर रखने को बोलता है। घेराबंदी के एक बड़ी और ताकतवर सेना को खड़ा किया जाता है। लगातार कई दिनों तक वे घेराबंदी किए खड़े रहते हैं, जिससे धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने की कमी होने लगती है। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले का दरवाज़ा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए। रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश होती है और उसे लगता है कि खिलजी की विशाल सेना के सामने उनके राजा की हार होगी या जीत होगी। इस चिंता में वो लग जाती हैं। उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए पद्मावती निश्चय करती है कि जो जोहर कर लेंगी। जोहर का मतलब आत्महत्या। इससे रानी के साथ किले की सारी औरतें आग में कूद जाती हैं। रानी पद्मावती की मृत्यु 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में होती है और पद्मावती भी जोहर के लिए तैयार हो जाती है और आग में कूदकर अपने पतिव्रता होने का प्रमाण देती हैं। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहाँ के पुरुषों के पास लड़ने की अलावा और कोई वजह नहीं बची होती है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वे दुश्मन के सामने हार मान ले या मरते दम तक लड़ते रहे। अलाउद्दीन खिलजी की इस युद्ध में जीत हो जाती है और वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ मृत शरीर, राख और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।